सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज डॉक्टर मनीष चौबे। आज का जो टॉपिक है वो है एबीजी। एबीजी क्या है, एबीजी क्यों करते हैं, आईसीयू में एबीजी की क्या नीड है, क्या इंपॉर्टेंस है। वैसे एबीजी एक छोटे से वीडियो में समझा पाना पॉसिबल नहीं है, पर मैंने ट्राई किया है कि एक 10 मिनट या 15 मिनट जो भी वीडियो बनता है उसके अंदर मैं एबीजी को एटलीस्ट इतना तो एक्सप्लेन कर सकूं कि आप एक एबीजी का रिपोर्ट देख के आप ये बता पाओगे कि वो पेशेंट का एबीजी जो है वो एसिडोसिस में है कि अल्कलोसिस में है, रेस्पिरेटरी है या मेटाबॉलिक है। तो बेसिकली एबीजी क्या होता है और एबीजी क्यों करते हैं। एबीजी का जो मीनिंग है, फुल टर्म जो है वो है आर्टेरियल ब्लड गैसेस। तो हम जब आर्टरी से ब्लड निकालते हैं उसमें जो ब्लड होते हैं उसमें काफी गैसेस वगैरह होते हैं। तो उसमें जो मेनली देखते हैं वो होता है ऑक्सीजन और CO2 लेवल, और तीसरा जो होता है वो होता है बाइकार्ब। तो जो ऑक्सीजन और CO2 लेवल है वो डिसाइड करता है हमारा रेस्पिरेटरी कैसा सिस्टम है उस पर, और जो बाइकार्ब है उसको डिसाइड करता है मेटाबॉलिक। मेटाबॉलिक मतलब किडनी फंक्शन कैसे है, हमारे बॉडी में कुछ भी होता है, एनाबॉलिज्म होता है, कैटाबॉलिज्म होता है, तो ऐसे ही मेटाबॉलिज्म अगर हो रहा है तो बाइकार्ब अगर रिलीज होते हैं तो उसका इफेक्ट किडनी या बाकी किसी भी ऑर्गन्स पे कैसे पड़ता है वो दिखता है बाइकार्ब में, यानी कि मेटाबॉलिक में दिखता है। तो सबसे पहले एबीजी क्या होता है ये हमने जान लिया। अभी एबीजी में हम क्या क्या देखते हैं। एबीजी में जो हम मेन चीज देखते हैं वो होता है पीएच, दूसरा आता है बाइकार्ब, तीसरा आता है PCO2, तीसरा आता है PO2, और एक होता है ऑक्सीजन लेवल कितना है। बाकी बेस एक्सेस काफी और भी चीजें होती हैं जो कि मेजरली हम देखते नहीं है, पर इतनी अगर चीजें आपको देखनी आ गई तो आप एक एबीजी को अच्छे से देख सकते हैं। सबसे पहले पीएच कितना होता है, पीएच कितना होना चाहिए और पीएच क्या होता है। तो जो पीएच होता है वो होता है नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन ये केमिस्ट्री का एक टर्म है जो कि यहाँ पे मैं ब्रीफ में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि बहुत लोग को समझ नहीं आएगा। तो पीएच मतलब आप बेसिकली अपने माइंड में ऐसा रखिए कि अगर बॉडी के अंदर हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन अगर बॉडी के अंदर बढ़ता है तो पीएच कम होगा। अगर बॉडी के अंदर हाइड्रोजन कम होता है तो पीएच बढ़ेगा। इसका मतलब ये होता है कि पीएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन आयन। तो अगर बॉडी के अंदर हाइड्रोजन बढ़ता है तो पीएच कम होगा, अगर बॉडी के अंदर हाइड्रोजन आयन कम होता है तो पीएच बढ़ जाएगा। तो ये होता है पीएच और हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन आयन का डायरेक्ट रिलेशन कैसा होता है। दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो ये हो गया हमारा पीएच क्या होता है। और पीएच का जो नॉर्मल रेंज होता है वो है 7.35 टू 7.45। अगर 7.35 से नीचे आता है तो हम उसको बोलते हैं कि पेशेंट का जो भी एबीजी रिपोर्ट है वो पेशेंट एसिडोसिस में है। अगर 7.45 से ऊपर जाएगा तो वो हो जाता है अल्कलोसिस में। दूसरा आता है बाइकार्ब, जिसको हम बोलते हैं SCO3। तो उसका नॉर्मल रेंज है 22 टू 26। अगर पेशेंट का बाइकार्ब लेवल जो है 22 से नीचे आता है तो हम बोल देंगे कि 22 से अगर नीचे आता है तो वो इतना डिफर नहीं करता, पर 26 के ऊपर आता है तो हो जाएगा मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तीसरा आता है PCO2 लेवल कितना होता है। PCO2 जो है वो 35 से 45 होता है। अभी जो पीएच है वो PCO2 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और जो पीएच है वो बाइकार्ब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर पीएच बढ़ता है तो बाइकार्ब बढ़ेगा, अगर पीएच कम होता है तो बाइकार्ब कम होगा। अगर पीएच बढ़ता है तो PCO2 का जो लेवल है वो कम होगा, अगर पीएच कम होता है तो PCO2 का लेवल बढ़ेगा। तो ये एक और रिलेशन है जिसका मतलब होता है अगर पीएच बढ़ता है यानी कि पीएच जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बाइकार्ब के और वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है PCO2 के। यहाँ पे तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है कि जो पीएच है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, बाइकार्ब के। दूसरा है जो पीएच है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन आयन के। और तीसरा जो है पीएच जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के। तो ये तीन चीज अगर आपने अपने दिमाग में रख लिया तो एबीजी देखना बहुत ही सिंपल है। तो अभी अगला आता है PO2 वैल्यू कितना होना चाहिए। तो जब एबीजी है रिपोर्ट है उसमें PO2 की वैल्यू होनी चाहिए 75 टू 100। और लास्ट में आता है SO2। SO2 मतलब होता है बॉडी के अंदर जो आपने जो भी ब्लड निकाला है उसमें ऑक्सीजन लेवल कितना है। अगर
अगर आपने जो ब्लड निकाला है उसमें SO2 की जो वैल्यू है अगर वो 95% या उसके ऊपर है तो आप समझ जाइए कि आपका जो ब्लड है वो आर्टेरियल है। अगर आपको SO2 की जो वैल्यू है वो 91% या 92% दिख रही है मतलब वो मोस्ट ऑफ मिक्स ब्लड होगा। और अगर वो 85% या उससे नीचे दिखता है आपको SO2 वैल्यू मतलब आपने वेनस ब्लड निकाला है तो आपको वापस से कलेक्शन लेना पड़ेगा। और मेजरली आप कलेक्शन कहाँ से लेते हैं तो उसके लिए 3 आर्टरीज जो काम भी कॉमनली यूज करते हैं। पहला आता है रेडियल आर्टरी, दूसरा आता है ब्रेकियल आर्टरी, तीसरा आता है फीमोरल आर्टरी। और सबसे कॉमन जो हम यूज करते हैं वो आता है रेडियल आर्टरी। रेडियल आर्टरी कॉमनली यूज करने का रीजन ये है क्योंकि वो काफी प्रोमिनेंट होता है, काफी सुपरफिशियल है और इजीली पार्टेबल होता है, इसलिए रेडियल आर्टरी जो है सबसे ज्यादा कन्वीनियंट और एकदम प्रोमिनेंट मिलता है। इसलिए कोई भी कलेक्शन रेडियल आर्टरी से ही करते हैं मोस्ट ऑफ। अभी ये आपको हो गया हर एक का नॉर्मल रेंज आपको पता चल गया है। पीएच कितना होना चाहिए, बाइकार्ब कितना होना चाहिए, PCO2 कितना होना चाहिए, PO2 कितना होना चाहिए। नॉर्मल रेंज अगर आपको पता है, अगर इस रेंज में अगर कुछ एब्नॉर्मलिटी वगैरह आती है तो आप उसको देख के ये फाइंड कर सकते हैं कि पेशेंट एसिडोसिस में है कि अल्कलोसिस में है। तो ये सब चीजें होगी नॉर्मल रेंज। अब इस नॉर्मल रेंज के ऊपर ही आपको मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा ताकि आपको समझ में आए कि पेशेंट रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस में है कि किस चीज में है। तो पहला एग्जांपल आपको दिखाता हूं मैं। जो पहला एग्जांपल आप देखेंगे तो वो है, इसमें पीएच जो है वो 7.3 है, PCO2 जो है 38 है, बाइकार्ब जो है 20 है और SO2 जो है 96% है। अब 96% अगर यहाँ पे SO2 है मतलब कि ये जो हमारा सैंपल है वो आर्टेरियल ब्लड ही है। पीएच जो है वो 7.3 है। अब पीएच यहाँ पे देखिए डिक्रीज हुआ है, इसका मतलब ये जो है पेशेंट का जो ब्लड है वो एसिडोसिस में है पेशेंट। और बाइकार्ब भी कम हुआ है, यानी कि बाइकार्ब अगर कम होता है तो ये पक्का का मेटाबॉलिक में है। तो ये हो गया एग्जाम्पल ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस का। अब एक और एग्जाम्पल आपको लेता हूँ मैं मेटाबॉलिक अल्कलोसिस का। तो मेटाबॉलिक अल्कलोसिस का जो सेकंड एग्जाम्पल है उसमें पीएच जो है वो है 7.47, बाइकार्ब जो है वो है 28, PCO2 जो है वो है 40, SO2 जो है 97% मतलब में आर्टेरियल ब्लड है। अब इसमें पीएच जो है 7.47 ने पीएच बढ़ा है तो देखिए बाइकार्ब भी बढ़ा है, यानी कि पीएच और बाइकार्ब का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहाँ पे है। तो ये जो केस है इसमें पीएच का रेंज बढ़ा हुआ है, बाइकार्ब बढ़ा हुआ है, PCO2 लेवल नॉर्मल है। इसका मतलब ये जो सेकेंड एग्जाम्पल है ये भी एक तरह से मेटाबॉलिक अल्कलोसिस का ही है। अब भी तीसरा एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, उसमें पीएच जो है वो है 7.2, बाइकार्ब जो है वो है 24, PCO2 जो है वो है 80 और जो SO2 है वो है 94%। अब इसमें अगर आप देखोगे तो जो पीएच है वो है 7.2, वैसे ही बाइकार्ब जो है वो है 80, यानी कि पीएच अगर कम हो रहा है तो यहाँ पे जो PCO2 वैल्यू है वो बढ़ रहा है और बाइकार्ब जो है वो नॉर्मल है, यानी कि ये इसमें PCO2 बढ़ा हुआ है और पीएच कम हुआ है, यानी कि एग्जाम्पल ये जो है वो है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का। अब जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 4, उसमें अगर देखोगे तो पीएच जो है 7.5 है, बाइकार्ब जो है 26 है, PCO2 जो है 29 है, SO2 96% है। यहाँ पे पीएच बढ़ता है तो PCO2 का लेवल कम होता है, यानी कि पीएच जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो है PCO2 के है और यहाँ पे बाइकार्ब नॉर्मल है, यानी कि पीएच बड़ा है मतलब अल्कोलोसिस है और PCO2 वैल्यू कम हो गया मतलब रेस्पिरेटरी पे इफेक्ट कर रहा है, यानी कि ये एग्जाम्पल हो गया रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस का। ठीक है, अभी ये सब हो गए हैं, आपको एग्जाम्पल्स हो गए हैं कि पेशेंट का अगर एग्जाम्पल्स हो गए कि पेशेंट है अगर उसका नॉर्मल रेंज इतना है, एबनॉर्मल रेंज कितना होगा उस हिसाब से। अब केसेस जो आपको आईसीयू में आप देखोगे कि एसिडोसिस कौन से डिजीज में या फिर कौन से पेशेंट को अगर डायग्नोज करोगे तो उसमें क्या क्या दिखेगा वो चीज के हिसाब से अब मैंने कुछ एग्जांपल्स निकाले हैं। वो है जैसे कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस किस किस जगह पे यानी कौन कौन से पेशेंट में दिखते हैं। तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस जो है वो दिखता है अगर कोई पेशेंट है उसका अगर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया हो, COPD में दिखता है, अस्थमा है पेशेंट को उसमें दिख सकता है। अगर कोई पेशेंट वेंटिलेटर पे है तो अगर उसका ET अगर ब्लॉक्ड है तो उसमें दिख सकता है। अगर पेशेंट को मस्कुलर डिस्ट्रोफी है तो उसमें दिखेगा, सीएनएस डिप्रेशन है उसमें दिखेगा, और अगर किसी पेशेंट को रेस्पिरेटरी पैरालिसिस है तो उसलिए उसको दिखेगा। ठीक है, अभी अगला आता है रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस। क्या होता है वो किस में दिखेगा? रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस मतलब होता है कि CO2 लेवल कम हो गया हो, अगर पेशेंट रैपिड ब्रीदिंग करता है
इसीलिए होता है उसमें। अगर साइकोजेनिक हाइपरवेंटिलेशन पेशेंट को हो रहा है इसीलिए हो रहा है। अगर कुछ ड्रग्स वगैरह एक्स्ट्रा ले लिया है, साइकोटिक ड्रग लिया है, तो उसकी वजह से रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस में पेशेंट जाता है। अब एग्जाम्पल जो है वो मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस। मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस जो है वो दिखता है वॉमिटिंग के केसेस में, आरटीएस पेशेंट कुछ कर लिया है तो दिखता है, एक्सेस अमाउंट ऑफ डायरेटिक अगर पेशेंट ने लिया है तो दिखता है। और एक सिंड्रोम है जिसका नाम है जिएटेल-मैन सिंड्रोम, ये मैं कभी दूसरे टॉपिक पे बनाऊंगा इसके बाद वीडियो। और एक आता है बार्टर सिंड्रोम, कभी टाइम मिला तो उस पर मैं एक लेक्चर लूंगा, बार्टर सिंड्रोम क्या होता है उस पर। अभी दूसरा आता है एग्जांपल है वो है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मेटाबॉलिक एसिडोसिस जो है वो दिखता है लैक्टिक एसिडोसिस के केसेस में दिखता है कि कोई पेशेंट को शॉक है उसमें दिखेगा डीके यानी कि डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस पर भी कभी मैं लेक्चर लूंगा। तो डीके के पेशेंट में भी ये चीजें दिखती है। अगर पेशेंट को सीवियर डायरिया है तो उसमें भी मेटाबॉलिक एसिडोसिस का सीन दिखेगा। और अगर पेशेंट किडनी फेलियर है तो ऑब्वियसली बात है उसमें मेटाबॉलिक एसिडोसिस का सीन दिखने वाला ही है। तो ये सब जो एग्जांपल्स थे ये आपको डेली आईसीयू के रूटीन में आपको दिखने वाले ही। और दैट इज ऑल अबाउट द एबीजी। होप आपको वीडियो काफी पसंद आएगा। और कुछ टॉपिक्स है जिसपे आगे भी वीडियो में लूंगा, तो आप ऐसे ही बने रहिए और लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।